स्टार्ट कर दो। लाइव कर देना संजय। हो गया। Good morning, everybody. On the behalf of DARE, I welcome you all. और आज जो सेशन है जिसे हम कहते हैं द मोस्ट अवेटेड, अगर हम कहें कि अथॉरिटी इन वीट एलर्जी तो ये गलत नहीं होएगा। हमारे नीलम मैम तो दे आर हैविंग thousands of cases of wheat allergy totally cured with reports, जिसे हम कहते हैं कि and beautiful result in wheat allergy। तो आज नया साल पहला दिन है। आज मैं आप सबको विश करता हूँ हैप्पी न्यू ईयर और फ्रॉम द बिहाफ ऑफ टीम ऑफ डेयर। और एक बहुत बढ़िया स्टार्ट होएगी ये और आप सबके लिए एक बहुत बढ़िया मोटिवेशन होएगी। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं बुलाता हूँ सबसे पहले प्रोमिला मैम को भी विश करने से आप सबको, देन नीलम मैम आएंगे। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। हेलो, हैप्पी न्यू ईयर ऑन द बिहाफ ऑफ डेयर। ज्यादा टाइम हम नहीं आपका ले रहे, तो वेलकम नीलम मैम। नीलम मैम हमारे डेयर के बहुत अच्छे मेंटर भी हैं और बहुत कुछ हमने सीखा भी है। इनकी रेगुलर क्लासेस चलती रहती हैं और आज वीट एलर्जी पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनसे। वेलकम मैम। थैंक यू डॉक्टर प्रोमिला। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आज का ये नया साल जो स्टार्ट हो रहा है, भगवान करे कि बहुत बहुत अच्छा हो सबके लिए और सबके लिए खुशियां लेके आए, क्योंकि पिछले 2 सालों में हमने बहुत कुछ देखा है। सो आई विश कि ये साल हमारे सबके लिए बहुत खुशियों भरा है। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो प्रोमिला को थैंक यू, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट डेट को ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म दोबारा से क्रिएट कर दिया कि हम एक बार फिर से जुड़ गए और इनकी डेयर टीम मैम आवाज नहीं आ रहा, आप म्यूट हो। शुरू से नहीं आई आवाज? नहीं अभी आ रही है। पहले नहीं आई थी? नहीं, आगे बस मेरे से गलती से हो गया। ओके। सो डेयर में अब भी हम इस साल 2022 में बहुत कुछ नया लाने वाले हैं। हमारे डॉक्टर्स ने हमें एडवाइस किया है कि कुछ मेडिसिन की जाए, रूब्रिक्स की जाए। सो वी आर प्लानिंग फॉर अ बिग स्टार्ट और पूरा साल का हम स्केड्यूल बनाएंगे, जिससे हम डेयर में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज, कुछ ना कुछ लर्निंग, कुछ ना कुछ एडुकेटिव करते रहेंगे। सो आई वेलकम एवरीवन for this session. This session is on the most difficult to treat cases: wheat allergy, gluten allergy और celiac disease. सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये wheat allergy होती क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें पेशेंट को क्या लगता है, पेशेंट क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, कैसे वो डायग्नोज करवाता है, कैसे वो ठीक हो सकता है। मैं 2005 में मैंने फर्स्ट केस अटेंड किया था, जब मुझे खुद को लगा था कि वीट एलर्जी भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। यस, उस फर्स्ट केस ने मुझे इतनी एनकरेजमेंट दी कि उसके बाद तो हर साल बहुत सारे केसेस ठीक होते गए। तकरीबन 16 इयर्स हो गए मुझे इन केसेस को ट्रीट करते करते, और मुझे नहीं लगता कि जिस भी किसी पेशेंट ने बहुत अच्छे ढंग से, बहुत प्रॉपर तरीके से दवाई ली है, वो ठीक ना हुआ। इसको ठीक होने में साल लगता है, 1.5 साल लग जाता है, 2 साल भी लग जाते हैं, कई बार इससे भी ज्यादा टाइम लगता है। बट जिनमें परसिवरेंस होती है, जो कॉन्टिन्यूसली मेडिसिन लेते हैं, वो डेफिनेटली ठीक होते हैं। ये डिजीज मैंने ज्यादातर बच्चों में देखी है, इवन न्यूली बॉर्न बच्चों में।
जब उनको 6 मंथ्स पे 5 मंथ्स पे वीट इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो उनको तभी से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, उनके रैशेस ज्यादा स्टार्ट हो जाते हैं। अदरवाइज भी आप हैरान होगे कि कितने % ये बीमारी फैल रही है या कितनी प्रेवलेंस है इस बीमारी की। 1%, 100 लोगों में से एक जो पेशेंट है वो वीट एलर्जी या सीलियक का है। दिस इज टू मच। 1%, 100 में से एक जो बच्चा है, एक जो सफरर है वो वीट एलर्जी का है। दिस इज क्वाइट अलार्मिंग। 15-20 साल पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। तो अभी हम देखते हैं कि होता क्या है वीट एलर्जी में, ये किस तरह से इसको ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पे 3-4 टर्म्स जो हैं वो बार बार उनका हम इस्तेमाल करते हैं। वन इज वीट एलर्जी, वन इज ग्लूटेन एलर्जी एंड थर्ड वन इज सीलियक डिजीज। ये तीनों टर्म्स बेसिकली कनेक्टेड है। अब वीट एलर्जी वाला पेशेंट, हम किस पेशेंट को वीट एलर्जी वाला पेशेंट कहेंगे? वीट एलर्जी होती क्या है? बेसिकली हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है। जब भी कोई इम्यून सिस्टम किसी भी तरह से खराब हो जाए, वो डैमेज हो जाए, वो ओवर रिएक्ट करे, उस वक्त हमें कोई ना कोई एलर्जिक प्रॉब्लम होती है। जब भी वीट एलर्जी वाला पेशेंट वीट खाता है, गेहूं खाता है, कणक खाता है, जिसको हम पंजाबी में कणक कहते हैं, हिंदी में गेहूं कहते हैं, जब भी ये लोग गेहूं खाते हैं तो इनका इम्यून सिस्टम एकदम एक्टिवेट हो जाता है। उसको लगता है कि जो भी चीज खाई जा रही है, जो भी ये वीट खाया जा रहा है, दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो इमीडिएटली उसके वो एंटीबॉडीज पैदा करनी शुरू कर देता है। वीट एलर्जी के केसेस में क्या होता है कि दिस इज स्पेसिफिक ओनली टू वीट, ओनली टू गेहूं। सिर्फ गेहूं से लोगों को, पेशेंट्स को एलर्जी होती है। इसके बाद सेकेंड टर्म आती है ग्लूटेन एलर्जी। ये ग्लूटेन एलर्जी क्या है? ग्लूटेन भी एक तरह का प्रोटीन है जो कि बार्ले में, वीट में, राई में, इन सब चीजों में होता है। ओट में ऐसा ग्लूटेन नहीं होता, लेकिन ओट क्योंकि इन्हीं खेतों में, इन्हीं जगह पे बीजा जाता है, इन्हीं के साथ उसको प्रोसेस किया जाता है, तो माना गया है कि ओट्स में भी ग्लूटेन है। ऐसा प्रोटीन नहीं है, लेकिन क्योंकि वो उनके बीच में प्रोसेस होता है तो उनमें भी ग्लूटेन मिलता है। तो ये लोग जो ग्लूटेन एलर्जी से सफर करते हैं वो ना तो वीट खा सकते हैं, ना बार्ले खा सकते हैं, ना राई खा सकते हैं, ना ओट्स खा सकते हैं, जौ नहीं खा सकते। सो ये लोग कुछ भी नहीं खा सकते। वीट एलर्जी वाले अकेला वीट नहीं खा सकते। 20% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो अकेले वीट से एलर्जिक है। बाकी के जितने पेशेंट्स हैं वो सब के सब ग्लूटेन एलर्जी से पीड़ित होते हैं। होता इसमें भी वही है कि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो सारी गड़बड़ करता है। अब बात करते हैं सीलियक डिजीज की। सीलियक डिजीज क्या है? सीलियक डिजीज एक जेनेटिक कंडीशन है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें जब भी ये एलर्जी वाले सीलियक पेशेंट्स ग्लूटेन की कोई भी चीज खाते हैं तो ऑटो इम्यून रिएक्शन होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। उस रिएक्शन से वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, जिससे वो अपनी ही इंटेस्टाइन को खाना शुरू कर देता है। हमारी इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की बीमारी है जिसमें इंटेस्टाइन में छोटे छोटे हेयरी प्रोजेक्शंस होते हैं, हेयर्स होते हैं, उनको विलाई कहते हैं। जितने भी ये लोग होते हैं, इन सब में अगर बायोप्सी की जाती है तो बायोप्सी में इनके विलाई बिल्कुल एट्रोफी हो जाती है, बिल्कुल श्रिंक कर जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। अब हम ये बात करेंगे कि इससे होता क्या है।
तो जब एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग, एक हेल्दी पर्सन ग्लूटेन खाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर ग्लूटेन एलर्जी वाला पेशेंट, सीलिएक पेशेंट व्हीट खाता है, ग्लूटेन खाता है, तो उसकी इंटेस्टाइन सोचती है कि ये कोई फॉरेन बॉडी है, फॉरेन चीज है, फॉरेन पार्टिकल है, तो वो क्रिएट करता है इम्यून रिस्पॉन्स को टू द इन्वेडर। तो उसकी लाइनिंग, जो इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग है, वो इन्फ्लेम हो जाती है और उससे विलाई फ्लैटन हो जाती है। और बायोप्सी में बहुत लोगों के ये देखा गया है कि विलस जो एट्रोफी हो जाती है, फ्लैट हो जाती है बिल्कुल। अब फ्लैट होने से क्या होगा? फ्लैट होने से ये लोग जो भी मिनरल्स होते हैं, जो भी छोटी छोटी चीजें जो एब्जॉर्ब करनी होती, आयन जैसी, वो ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। जस्ट अ मिनट, आई एम कमिंग। हेलो डॉक्टर्स, जब तक मैम आ रही हैं, आप अपने जितने भी क्वेश्चंस माइंड में आ रहे हैं आप प्लीज हमें देते रहें, बाद में हम पिक कर लेंगे इनको। वेलकम मैम, वेलकम बैक। या तो ये जो विलाई होते हैं ये बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं, उस वजह से कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। हमारी इंटेस्टाइन ना आयन एब्जॉर्ब करती है, ना मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है। उस वजह से क्या होगा कि हमारी बॉडी में जो भी ये पेशेंट्स है उनकी बॉडी में अनीमिया हो जाएगा, क्योंकि आयन तो बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो इसलिए जो व्हीट एलर्जी वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें HB की कमी हो जाती है। बहुत बार मैंने देखा है 4-5 तक HB रह जाता है, इतना ज्यादा कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसका रीजन क्या है। अगर हम रीजन की एज सच बात करें तो हमें कभी किसी भी जगह पे इसका रीजन नहीं मिलता। सभी जगह पे यही लिखा मिलता है कि दिस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। लेकिन जो मैंने पिछले 10-15 साल से जाना है, या जो मुझे लगता है कि आजकल पिछले 10-15 साल से हम लोगों ने, जब हम व्हीट बीजते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करने शुरू कर दिए, उसमें बहुत ज्यादा केमिकल स्टार्ट कर दिए डालने, ताकि इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज करी जाए। वो प्रोडक्शन इंक्रीज करने के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा केमिकल्स डलते हैं और उस वजह से ये बीमारी बहुत ज्यादा होने लगी है। और ये बीमारी हमारे पंजाब में खास करके बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि हमारा बेसिक फूड जो है वो व्हीट है। हर दिन, हर नित्य दिन हमारे पास इतने पेशेंट्स व्हीट के, इतने फोन आते हैं कि मेरे बच्चे को व्हीट एलर्जी है, मुझे व्हीट एलर्जी है, या मैं सीलिएक हूं, या मुझे ग्लूटेन एलर्जी है। इतनी ज्यादा ये बीमारी फैल गई है, जो कि 20 साल पहले हमारे पंजाब में, हमारे इंडिया में बहुत कम हुआ करती थी। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। मैं सिर्फ उन सिम्टम्स की बात करूंगी जो मैंने अपने पेशेंट्स में पिछले 15 साल में देखी। सबसे पहली बात कि मैंने छोटे बच्चों में ये बीमारी ज्यादा होते देखी, जो 2 साल का, 4 साल का, 6 साल का, इस तरह के 10 साल तक ये वाले बच्चे मेरे पास ज्यादा आए हैं बीमारी से पीड़ित। इनमें 2 प्रॉब्लम्स तो बहुत मेन थी। सबसे पहली बात, इनमें पेट दर्द, लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन, डायरिया और अनीमिया। पेट खराब रहना, हर वक्त पेट खराब रहना। और जब भी ये पेशेंट्स, जब तक ये डिटेक्ट नहीं हुई होती प्रॉब्लम, तब तक पेशेंट व्हीट खाता रहता है, उसकी प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। वो लूज मोशन कभी लग गए, पेट दर्द हो गया, कोई नियर बाय जो भी डॉक्टर होते हैं उनसे वो दवाई ले आते हैं, एंटीबायोटिक दिया जाता है, और एंटीबायोटिक से थोड़ा सा ठीक हो गए, 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन ठीक हो गए, क्योंकि व्हीट तो कभी छोड़ा ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि व्हीट एलर्जी है या ग्लूटेन एलर्जी है। तो वो ग्लूटेन खाते रहते हैं और उनकी प्रॉब्लम अंदर के अंदर बढ़ती जाती है।
सबसे पहले पेट खराब रहना, वो कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, यहां तक के स्टूल के साथ ब्लड भी आ सकता है। दूसरा, क्योंकि ये मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं करती स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उस वजह से अनीमिया हो जाता है। बार बार पेशेंट्स को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है, या उनको कोई सप्लीमेंट्स आयरन के दिए जाते हैं। और तीसरा जो सबसे मेन मैंने अपने छोटे छोटे बच्चों में देखा, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। उनकी ग्रोथ बिल्कुल छोटे से लगते हैं, बिल्कुल पतले होते हैं, बिल्कुल सूख जाते हैं, ना हाइट बढ़ती है ना वेट बढ़ता है, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं ये बच्चे। सो डायरिया, वेट लॉस, रिटार्डेड ग्रोथ, अनीमिया, टायर्डनेस, क्योंकि ये अनीमिक होते हैं तो ये बहुत ज्यादा टायर्ड फील करते हैं। ब्लोटिंग, कई बच्चों के स्किन इरप्शंस भी मैंने देखी है, स्किन पे रैशेस हो जाते हैं और बहुत ज्यादा इरिटेशन एंड इचिंग होती है। मुंह में अल्सर्स हो जाते हैं, मुंह में छाले हो जाने, ये भी मैंने इन बच्चों में, इन पेशेंट्स में देखा है। वॉमिटिंग आनी या माइग्रेन होना, यहां तक के कुछ बच्चों में मैंने साइकोलॉजिकल इलनेस भी, इश्यूज भी देखे हैं, स्ट्रेस का इश्यू, डिप्रेशन का, या उनकी पढ़ाई में प्रॉब्लम। इस तरह से कई बार इस वीट एलर्जी की वजह से डिप्रेशन काइंड ऑफ सिम्टम्स भी आते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें वीट एलर्जी है? इसके बेसिकली 2 टेस्ट है, टीटीजी, टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेस, एंड आईजीए। ये ब्लड टेस्ट है। सभी किट्स में डिफरेंट टाइप होता है, एक में 0.8 से लेस होना चाहिए, एक में 7 से लेस होना चाहिए, एक में 20 से लेस होना चाहिए। तो वो टीटीजी ब्लड टेस्ट होता है, जो ब्लड टेस्ट करते हैं उससे पता चलता है कि इसकी रेशो कितनी है, इसका फिगर कितना है। टीटीजी अगर लेस देन 20 है तो वो नेगेटिव है, अगर इससे ज्यादा है, कई लोगों को 100 होता है, 100 तक होता है, 200, 500, जो मैंने सबसे मैक्सिमम आज तक देखा वो 800 तक टीटीजी पहुंच गया था। इतना ज्यादा टीटीजी होना। और दूसरा जिससे कंफर्म होता है वो बायोप्सी है। बायोप्सी वो एंडोस्कोपी करते हैं, अंदर से पीस लेते हैं, उससे बायोप्सी से पता चलता है कि इंटेस्टाइन कितनी को विल्लाए उसके श्रिंक हो गए हैं, एट्रोफी हो गई है, या बिल्कुल फ्लैट हो गई है। अगर बिल्कुल फ्लैट हो गई तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे ये 2 तरह की प्रॉब्लम्स मेन है। 2 तरह से हम इनको डायग्नोज करते हैं, टीटीजी एंड बायोप्सी। ये 2 टेस्ट होते हैं। जब भी मेरे से कोई पेशेंट ठीक होता है तो मैं उनको कहती हूँ कि आप बायोप्सी दोबारा करवा लीजिए। तो कोई भी पेशेंट दोबारा बायोप्सी करवाने के लिए राजी नहीं होता, लेकिन सबकी टीटीजी रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर ही ट्रीटमेंट होता है। इसके बाद अब बात आती है कि ये पेशेंट क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। ये पेशेंट बिल्कुल भी वीट या वीट से बने कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं खा सकते, या वो प्रोडक्ट्स नहीं खा सकते जिनमें ग्लूटेन होता है। ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो इन पेशेंट्स को सूट नहीं करता। तो ये लोग वीट एंड वीट प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी नहीं ले सकते, किसी भी फॉर्म में नहीं ले सकते। अब ये खा क्या सकते हैं? राइस खा सकते हैं, क्योंकि राइस में ग्लूटेन नहीं होता है। ग्राम फ्लोर, बेसन, जो चने होते हैं, ब्लैक चने, उनका आटा या बेसन ये ले सकते हैं, या मेज ले सकते हैं, मक्की का आटा।
ये 3 चीजें इनके लिए, बस इसके सिवाय इनको किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। ये मक्की की रोटी खा सकते हैं, ये बेसन का कुछ बना के, कोई बेसन का पूड़ा बना के, या बेसन से कोई भी नई रेसिपी ट्राई कर सकते हैं बेसन से, या राइस। बस इसके सिवा व्हीट या व्हीट प्रोडक्ट्स बिल्कुल बंद। कोई भी वेजिटेबल्स खाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी दूध पिए कोई फर्क नहीं पड़ता, और फ्रूट्स सारे खाएं। मैं हर बच्चे को कहती हूँ कि अगर आप व्हीट नहीं खा सकते तो एटलीस्ट दिन में 2 बार दूध जरूर पियो, और हर रोज फ्रूट खाओ कोई ना कोई, ताकि वो जो कमियां उस वजह से आनी है तो थोड़ा सा इनको बैलेंस किया जा सके। अब बात आती है ट्रीटमेंट की। तो एलोपैथी में तो कोई भी इसका ट्रीटमेंट नहीं है, वो तो सिर्फ सप्लीमेंट्स देते हैं और पेशेंट को कहते हैं कि आपने सारी उम्र के लिए व्हीट बंद करना है। तो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता कि सारी उम्र के लिए व्हीट बंद करो। तो लोग जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, जैसे होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, आयुर्वेदिक है, इस तरह उन जगह पे जाते हैं ताकि इसका ट्रीटमेंट करवाया जाए। होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और बहुत सारे पेशेंट्स मैंने ठीक किए हैं। सिंपल मेडिसिन से कुछ ऐसा नहीं है कि 8-8, 10-10 मेडिसिन हम देते हैं, बस एक मेडिसिन देते हैं, लेकिन खानी लंबा टाइम पड़ती है। एलोपैथी में एंटीहिस्टामाइन्स है ताकि सिम्टम्स को रिड्यूस किया जाए, या 1-2 और चीजें हैं। तो अब हम बात करेंगे कि पेशेंट्स किस तरह से ठीक होते हैं, हम कौन कौन से सिम्टम्स लेते हैं, कैसे लेते हैं और कैसे ठीक होते हैं पेशेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं एक पेशेंट की। ये सब वो पेशेंट्स हैं जिनको मैंने 5, 7, 8, 10 साल पहले ठीक किया था और आज भी ये मेरे कांटेक्ट में है। बड़े सिंपल तरीके से मैं केसेस लेती हूँ और सिंपल तरीके से ही ये ठीक होते हैं। सबसे पहला केस हम स्टार्ट करते हैं। राधिका एक बच्ची है 7 साल की, जिसका TTG 50 है। इसको हमेशा एक ही प्रॉब्लम हुआ करती थी कि पेट में दर्द है और लूज मोशन है। बॉडी ग्रोथ बिल्कुल बहुत कम, वेट 7 साल के बच्चे का वेट सिर्फ 20 kg और उसकी हाइट सिर्फ 3 फीट, इतनी छोटी सी। और उसको राइट नी में भी प्रॉब्लम थी, दर्द होती थी, और उसको यूरिन की भी प्रॉब्लम थी, बेड वेटिंग की, कि रात को हर रोज वो बेड वेटिंग करती थी। जब हम होम्योपैथी में ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारे लिए फिजिकल सिम्टम्स के साथ साथ मेंटल स्टेट या मेंटल सिम्टम्स वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। जब उनसे पूछा कि बच्चे का स्वभाव बताइए कैसा है, तो उन्होंने बोला कि कहना कोना तो ये ऐसा ही मानती है। बच्चों के लिए भी बिल्कुल सिंपल सी बातें होती हैं। पढ़ने में तो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन इसका इंटरेस्ट अब खत्म होता जा रहा है। बहुत बार पेशेंट्स आके ये बातें बोलते हैं कि पहले तो शुरू में तो बहुत इंटेलिजेंट था बच्चा, लेकिन अब इसका इंटरेस्ट स्टडीज में होता जा रहा है। बहुत केयरलेस, बहुत लापरवाह है, बिल्कुल भी इस अपनी बुक्स का ध्यान नहीं रखती, जिधर कोई चीज पड़ी है पड़ी रहे। सारा दिन इसका दिल करता है टीवी देखती रहूं, म्यूजिक, डांसिंग, बस ये सब कुछ करती रहूं, लेकिन पढ़ने को मत कहो। कोई अंधेरे से ज्यादा डर नहीं लगता, कोई इंजेक्शन से डर नहीं लगता, और बात बात पे रोना, थोड़ी सी बात होगी बस रोना, और हम प्यार करते हैं 1 सेकंड में मान जाती है। अगर ये हमसे कोई किसी चीज की जिद करे कि मैंने ये लेनी, और हम बोले कि नहीं लेनी, या बोले कि फिर लेके देंगे, बस फिर तो इसने रूठ जाना है और एक ही बात बोलनी है, मुझे तो आप प्यार ही नहीं करते, यू डोंट लव मी। When she is refused to give something, कुछ देने से पेरेंट्स मना कर दें, तो बस इसका तो इसकी एक ही बात, you don't love me।
कि मुझे तो आप प्यार नहीं करते। बस यही एक पैरा है जिसमें सारा कुछ आ गया। पहले जो सबसे पहला हम रूब्रिक लेते हैं, मैं हर केस को रेपर्टराइज करती हूँ। मैं बार बार ये चीज बोलती हूँ। बहुत बार क्या होता है कि हम केसेस ले रहे होते हैं, 3-4 डॉक्टर्स बैठे होते हैं और एक डॉक्टर बोलता है इसकी वो दवाई है। आई गेट एस्टोनिश के ऐसे कैसे हम दवाई निकाल सकते हैं कि ये दवाई है। ठीक है, आप इंटेलिजेंट हो सकते हो, आपको बहुत नॉलेज हो सकती है, लेकिन जब हम रेपर्टराइज करते हैं तो कई बार वो मेडिसिन भी सामने आ जाती है जिसको हमने सोचा भी नहीं। मोर ओवर हमारी मेमोरी की लिमिटेशंस है, हम सब कुछ अपने दिमाग में समा के नहीं रख सकते। सो मैं हर केस को रेपर्टराइज करती हूँ एंड आई एडवाइज ऑल द होम्योपैथिक डॉक्टर्स कि हमेशा रूब्रिक्स लेके उनको रेपर्टराइज करो, फिर आप दवाई पे सिलेक्शन हमारी तब प्रॉपर होगी। सो वीट एलर्जी के सभी केसेस में एक रूब्रिक जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वीट एग्रीवेट। ये किसी रेपर्टरी में नहीं है, सिर्फ एक मर्फी में है, रॉबिन मर्फी में, उसमें 27 मेडिसिन है। वीट एग्रीवेट के गेहूं खाने से पेशेंट को एग्रीवेशन होती है। दूसरा, उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल बहुत लापरवाह है, ना अपनी चीजों की परवाह करती है, ना कुछ, सारा दिन बस इसको ये होता है कि टीवी देखती रहो, बस हंसी चलो और डांस करते रहो, म्यूजिक सुनते रहो, बहुत केयरलेस, किताबों का खिलारा। तो यहाँ पे हम लेते हैं कि ये वो लोग होते हैं जो बहुत लापरवाह होते हैं, फ्रिवलस काइंड ऑफ पेशेंट्स। सेकेंड रूब्रिक इज फ्रिवलस। किसी भी पढ़ना है तो उसके लिए सीरियस नहीं है, किसी चीज के लिए सीरियस, पहले तो ये बहुत पढ़ती थी लेकिन अब बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, किसी भी चीज के लिए नहीं है, ना उनको अपनी किताबें ढंग से रखनी है, ना किताबों की केयर करनी है। थर्ड रूब्रिक उन्होंने बोला कि बात बात पे रोती है, बहुत जल्दी 1 सेकंड में रो पड़ती है। दिस इज वीपिंग इजीली, बहुत जल्दी रो पड़ना, और हमने उसको मनाया और झट से मान जाना, जब प्यार किया 1 सेकंड में मान जाना। दिस इज कंसोलेशन एमेलियोरेट। लेकिन जो इसमें एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूब्रिक आया वो था ब्लैकमेल, सेज व्हेन रिफ्यूज्ड यू डोंट लव मी। देखो कितना अच्छा रूब्रिक है। ब्लैकमेल, अपने पेरेंट्स को ब्लैकमेल करती है और कहती है, कब कहती है? जब उसको किसी चीज, कोई चीज दी नहीं जाती, जब उसको रिफ्यूज कर देते हैं, यू डोंट लव मी, कि मुझे तो आप प्यार ही नहीं करते। और इस मेडिसिन में निग्लेक्ट वाला बहुत ज्यादा भारू होता है। इस सब में सिर्फ एक मेडिसिन निकल के सामने आई, दैट वाज, बहुत सारे डॉक्टर्स जान गए होंगे कि कौन सी ये मेडिसिन होगी। विच मेडिसिन इज दिस? जो ब्लैकमेल रूब्रिक है, ब्लैकमेल सेज व्हेन रिफ्यूज्ड, यस, दिस इज पल्साटिला। तो जो मैंने एक रूब्रिक लिया है, ब्लैकमेल सेज व्हेन रिफ्यूज यू डोंट लव मी, कि आप मुझे प्यार नहीं करते, इसमें वी हैव 2 मेडिसिन्स, वन इज पल्साटिला एंड सेकंड वन इज ट्यूबरकुलाइना। दोनों की दोनों मेडिसिन टोटली अपार्ट है, एक बिल्कुल इधर है, एक बिल्कुल, एक बहुत ज्यादा माइल्ड है, ट्यूबरकुलाइना बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। सो इस तरह से हम इजीली मेडिसिन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी रिलेटेड मेडिसिन, क्लोज मेडिसिन आती हैं, उनको हमने डिफरेंशिएट करना है। तो इस बच्ची को पल्साटिला 30 की डोज दी। इससे पहले कि मैं बाकी के केसेस में जाऊं, पहले मैं थोड़ा सा पार्ट मैनेजमेंट का आपको बताना चाहती हूँ कि मैं क्या फॉलो करती हूँ इन दीज केसेस। वीट एलर्जी के सभी केसेस में मैं एक स्पेसिफिक मैंने पैटर्न फॉलो किया हुआ है। जो भी मेडिसिन निकलती है, फर्स्ट मंथ उसको उस मेडिसिन की 30 की एक डोज देके बाकी सैक्लैक देते हैं।
अगले महीने उसको 200 की एक डोज देके सैक्लेक देते हैं। 3rd मंथ में उसको 1 mg की एक डोज देके सैक्लेक देते हैं। उसके 3 मंथ्स के बाद टेस्ट करवाते हैं। अगर तो टेस्ट उसका नॉर्मल आता है, लेस देन 20 या लेस देन 7, जो भी उसका किट है उसके अकॉर्डिंगली, फिर तो हम सेम मेडिसिन कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अगर वो रिपोर्ट ठीक नहीं आती, उसमें फिर टीटीजी बढ़ा हुआ आता है, फिर हमें लगता है कि ये मेडिसिन ठीक नहीं है, इसका मतलब दिस इज नॉट द बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन। मैं उस वक्त फिर दोबारा केस टेकिंग करती हूँ, दोबारा से एक नया तरीके से कुछ और चीजें जो मैंने नहीं ली होती पहली बार, वो चीजें लेके फिर दोबारा, क्योंकि मैं जो अभी 1-2 और केसेस बताऊंगी तो उनमें फर्स्ट मेडिसिन फेल हुई और सेकंड मेडिसिन जो वो वेल सिलेक्टेड नहीं थी। उसके बाद जब फर्स्ट रिपोर्ट किसी की ठीक नहीं आई, हम दोबारा से केस टेकिंग करेंगे, दोबारा से मेडिसिन सिलेक्ट करेंगे। ये नहीं कि हमने फर्स्ट चार्ट बनाया था उसमें फर्स्ट मेडिसिन ये थी, अब दूसरी मेडिसिन देंगे, नो। हम टोटल उसका सारा पैटर्न चेंज कर देंगे। हम देखेंगे कि नेक्स्ट कौन सी मेडिसिन, कौन से हमसे इंपॉर्टेंट रूब्रिक छूट गए। डॉक्टर हैनीमैन ने भी ऑर्गेनॉन में लिखा है कि अगर आपके मन में 2 मेडिसिन आती हैं तो पहले फर्स्ट मेडिसिन दीजिए, फिर देखिए उनसे कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई, उसके बाद सेकंड मेडिसिन नहीं देनी, उसके बाद केस टेकिंग दोबारा कर। तो इस तरह केस टेकिंग दोबारा की, दोबारा करने के बाद अगेन फर्स्ट डोज 30 की सैक्लेक फॉर 1 मंथ, देन 200 सैक्लेक फॉर 1 मंथ, देन 1 mg, देन अगेन सैक्लेक। फिर 3 मंथ्स के बाद रिपोर्ट करवाएंगे। जब पेशेंट की रिपोर्ट तकरीबन हर 3-3 महीने के बाद मैं करवाती हूँ, कई बार पेशेंट्स 4 महीने के बाद करवाते हैं, लेकिन मेरा ये होता है कि आप 3 महीने के बाद रिपोर्ट करवाइए। जब ये पेशेंट्स 3 मंथ्स के बाद फिर रिपोर्ट आई और फिर नॉर्मल आ गई, ऐसे कभी नहीं हुआ कि दूसरी मेडिसिन भी गलत निकले, क्योंकि पेशेंट को बहुत लंबा टाइम दवाई खानी पड़ती है। 3 मंथ्स के बाद फिर हम 3 महीने तक 1 mg एवरी मंथ एक डोज रिपीट करेंगे और साथ में सैक्लेक देंगे। उसके बाद 3 मंथ्स के बाद फिर से सेकंड रिपोर्ट होगी, टीटीजी एंड एचबी, ये 2 चीजें जरूरी हैं, हम चेक करवाते हैं। और जब टीटीजी फिर से नॉर्मल आया और 6 मंथ्स हो गए पेशेंट को दवाई देते, तो हम पेशेंट को कहते हैं कि हफ्ते में एक बार एक टाइम आपने व्हीट खाना है, कोई भी ग्लूटेन खाना है, चाहे वो रोटी की फॉर्म में हो, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो केक हो, चाहे जो भी पेशेंट को पसंद है, चाहे मैगी हो, 1 टाइम हफ्ते में, ओनली 1 टाइम, नॉट 1 डे, सिर्फ एक टाइम लेना है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपने मुझे बताना। उस टाइम तक पेशेंट की ऑलमोस्ट सारी कंप्लेंट्स ठीक हो गई होती हैं और 3 महीने फिर हम उनको बोलते हैं कि आपने लगातार हर हफ्ते एक बार व्हीट खाना है। 3 मंथ्स के बाद हम फिर से रिपोर्ट करवाते हैं। ये मैनेजमेंट पार्ट है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार डॉक्टर्स 6 महीने मेडिसिन देने के बाद बोलते हैं कि अब खाना शुरू कर दो। जब एकदम सडनली पेशेंट खाना शुरू कर दे ऑल द 3 टाइम्स, तो प्रॉब्लम फिर वहां पर ही पहुंच जाती है। तो हम धीरे धीरे बॉडी को सेटल डाउन करते हैं। इसके बाद फिर हम 3 मंथ्स के बाद रिपोर्ट करवाते हैं। रिपोर्ट में वैसे किसी के भी बड़ा हुआ नहीं आता, अगर आ गया तो हमें पता लग जाता है कि इस पेशेंट ने एक बार खाना नहीं खाया। वो क्योंकि बहुत बच्चे शैतान होते हैं, वो जहां से भी कोई भी चीज मिल जाए, बिस्किट, रस, ये सब चीजें खाते रहते हैं। फिर हम पेरेंट्स को कहते हैं बहुत स्ट्रिक्टली कि प्लीज अगर अपने बच्चा ठीक करवाना है तो इसका सब कुछ बंद करो, रिपोर्ट इतनी नहीं आ सकती थी। फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स इसी तरह मैं हर 1 महीने में उस मेडिसिन की 1 mg की डोज या 2 महीनों में 1 mg की एक डोज विद सैक्लेक, इस तरह से कंटिन्यू करती हूँ।
ऐसे जब हम देखते हैं कि एक बार देने से कोई प्रॉब्लम नहीं आई, उसका टीटीजी नॉर्मल है, 2 बार खाना फिर हफ्ते में खिलाना शुरू करते हैं, जैसे एक मंडे को एक थर्सडे को, ताकि बीच में गैप मिल जाए। फिर भी उसके बाद पेशेंट को लगता है कि ठीक हूँ 2 बार खाना खाने के बाद। जब हम नेक्स्ट टाइम टीटीजी करवाने के बाद पेशेंट को बोलते हैं कि 3 टाइम्स लेना है, तो पेशेंट तकरीबन फुल टाइम ही लेना शुरू कर देते हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स में हमने देखा कि पेशेंट्स ठीक रहते हैं। 3 टाइम होने के बाद भी मैं 6 मंथ्स का फॉलो अप देती हूँ। मैं फिर दोबारा 3 मंथ्स के बाद टेस्ट करवाती हूँ और फॉलो अप देती हूँ, कि ताकि ऐसा ना हो कि 2 रिपोर्ट्स नॉर्मल आई और पेशेंट ने बोला नॉर्मल हो गई जी, और मैं वीक टोटली स्टार्ट कर दूं और पेशेंट फिर से 6 महीने के बाद मेरे पास आ जाए। आज तक किसी भी केस में कभी रिलैप्स नहीं हुआ, कभी मेरे पास एज सच पेशेंट वापस नहीं आया। इस प्रोसेस को तकरीबन 2 इयर्स लगते हैं, 2 साल, 2.5 साल भी लग सकते हैं। एक मेरे पास ऐसे ही पेशेंट थे, बहुत अच्छे ठीक हो रहे थे, बच्ची थी उनकी, तो 1.5 साल उनका बीत गया, 1.25 साल बीत गया। तो उसके बाद मैंने बोला कि अब आप 2 बार इसको खिलाना शुरू करो। जब उन्होंने 2 बार खिलाया तो 3 महीने के बाद रिपोर्ट आ गई 100। मैंने कहा जी ऐसे कैसे आ सकती है, आपने 2 बार से ज्यादा खिलाया होगा। कहते नहीं जी 2 बार ही खिलाया है। मैंने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है। उसकी मम्मी ने बच्चे को डरा के कि अगर तूने मुझे सच नहीं बताया कि तूने क्या खाया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। तो जानते हो बच्ची ने क्या बोला? बच्ची कहती मम्मा वो जो मेरी रोटी होती है ना स्कूल में, वो ड्राई हो जाती है, वो मेरी फ्रेंड को बड़ी पसंद आती है। मेरी फ्रेंड मेरा खाना खाती है और मैं उसका खाना खाती हूँ। रोज ही वो वीट खाना उसने शुरू कर दिया। बच्चा पहले तो माना ही नहीं कि नहीं मैं तो खाती नहीं। उसके मदर भी नहीं जी नहीं, हमारा बच्चा तो ऐसे करता ही नहीं है। आजकल पेरेंट्स जो हैं बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव बन गए हैं कि बच्चों की किसी भी बात को वो लगता है कि नहीं नहीं हमारा बच्चा झूठ नहीं बोल सकता, हमारा बच्चा चोरी नहीं कर सकता, हमारा बच्चा ऐसे नहीं करता। बच्चे बच्चे होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। आपकी आंखों के पीछे वो बहुत कुछ करते हैं। तो इसलिए मैं लोगों को कहती हूँ कि आपने सिर्फ अगर मैंने 1 बार बोला है तो 1 बार दीजिए, 2 बार बोला है तो 2 बार दीजिए। इस बात का आपने ध्यान रखना। सो इस तरह से 2 या 2.5 साल तक पेशेंट पूरी तरह 100% ठीक होते हैं। और मैं फिर भी कहती हूँ कि आप 6 महीने के बाद आप इनका टेस्ट करवाया करो। मेरे पास सभी जितने भी पेशेंट्स ठीक हुए सभी के रिकॉर्ड्स पड़े हैं। मैं सभी के रिकॉर्ड्स अपने पास रखती हूँ ताकि मैं ये कह सकूं कि हाँ ये पेशेंट इस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली ठीक हुआ है। और जो मैं अभी भी केसेस बताऊंगी सब विद रिकॉर्ड्स हैं। ये नहीं कि दवाई दी, एक बार एलर्जी लेवल टीटीजी ठीक आ गया तो उसका मतलब है कि पेशेंट ठीक हो गया। तो हम पल्साटिला वाले केस की बात कर रहे थे। उसको पल्साटिला 30 की 1 डोज दी, followed by Saclac for 1 month, then second month Pulsatilla 201 dose, then Pulsatilla 1M1 dose, third month. तो उसके बाद जो उन्होंने फर्स्ट टाइम वो 2/7 को मेरे पास आए थे और 22/9 को उन्होंने टेस्ट करवाया, तकरीबन 2.5-3 महीनों के बाद। जो 50 टीटीजी था दैट वाज 15.7 और ये 20 से कम होना चाहिए था। सो इट वाज लेस देन 20, it was 15.7. उसके बाद जब नेक्स्ट टीटीजी करवाया दैट वाज 22/9 के बाद 31/1 को दैट वाज 3.8। तो जब 3.8 टीटीजी आया तो मैंने उसको बोला कि इसको वीट 1 हफ्ते में 1 बार खिलाना शुरू करें। हालांकि उसके फादर बोल रहे थे कि बच्चा बहुत एक्टिव है अदरवाइज, लेकिन उसकी हाइट एंड वेट थोड़ा कम है, वो धीरे धीरे अपने आप बढ़ जाते हैं। तो हफ्ते में 1 बार वीट स्टार्ट करवाया गया। 3 महीनों के बाद दोबारा रिपोर्ट करवाई गई, टीटीजी वाज 12.20 और उसका वेट 20 से 24 किलोग्राम हो गया।
उसकी हाइट भी इंक्रीज हुई। नेक्स्ट रिपोर्ट उसकी टीटीजी वाज 2.8 2 साल के बाद, और उसका वेट था 25.4 एंड हाइट थी 4.3। तो ये तकरीबन 1.5 साल 2 साल तक इसका ट्रीटमेंट चला, और उसके बाद बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई। 6 महीने के बाद 1 टाइम स्टार्ट करवाया गया, उसके बाद 9 मंथ्स के बाद 2 टाइम्स, और अब तो इस बात को तकरीबन 14 का ये केस है, 2014 का, 7 साल हो गए हैं। तो इसके फादर अभी भी कई बार आते हैं कुछ ना कुछ किसी चीज की दवाई लेने, लेकिन बच्ची इनकी बिल्कुल ठीक है। मैं 1M के बाद 10M तक बहुत कम केसेस में जाती हूँ, लेकिन इस केस में मैंने 10M की एक डोज भी यूज की, क्योंकि इसके फादर हमेशा कहते थे कि बच्ची बहुत कमजोर है, तो इसको पल्साटिला 10M की एक डोज भी दी गई। सो इस तरह से ये वीट एलर्जी वाला केस पल्साटिला से ठीक हुआ है। अब हम एक और दूसरे केस की बात करते हैं। ये एक लड़की है अबाउट 23 इयर्स, इसको भी तकरीबन 2012 का ये केस है, 9 इयर्स पहले का। इसको ये प्रॉब्लम 2005 में डिटेक्ट हुई थी। इसके फादर को भी वीट एलर्जी थी, इसकी सिस्टर को भी वीट एलर्जी थी, तो घर में तीनों जनों को वीट एलर्जी थी, लेकिन उन्होंने दोनों ने इलाज नहीं करवाया, इस लड़की ने इलाज करवाया। इसका HB बहुत लो रहता था। HB इतना लो एक बार हो गया कि ये फेंट ही हो गई, बेहोश होके गिर गए। तो जब मेरे पास आए तब इनको जो प्रॉब्लम थी वो था कि पेट अक्सर खराब रहता है और साथ में लूज मोशन रहते हैं, और जब भी वो वीट खाती हैं बस इनका पेट ही लूज हो जाता है, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। इनका HB जब मेरे पास आए तब इट वाज 5 ग्राम था। आप ये देखिए कितना HB कम हो जाता है, एंड TTG वाज 40। शी वाज 23 इयर्स ओल्ड, 23 साल की लड़की थी। तो मैंने इनसे पूछा कि अपनी नेचर के बारे में बताइए। इन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब मैं तो हर चीज के लिए बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हूँ, हर चीज में बहुत ढंग से बहुत तरीके से करती हूँ, मैं वीट बिल्कुल नहीं खाती, 95% तक मैंने वीट को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। उन्होंने बोला कि मैं अदरवाइज थोड़ा डर लगता है अंधेरे से, थोड़ा इंजेक्शंस वगैरह से, जैसे हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर पेशेंट बोलता है कि थोड़ा लगता है, थोड़ा ऐसा है, थोड़ा वैसा है, तो हम उस चीज को कंसिडर नहीं करेंगे। तो इन्होंने बोला कि मैं काफी जिद्दी हूँ, स्टडी में तो मैं हमेशा एवरेज ही रही हूँ, कभी ज्यादा मेरे कोई टॉपर टाइप तो मैं थी नहीं, और गुस्सा आता है, कभी कभी आता है, बहुत ज्यादा नहीं आता, लेकिन जब भी आता है तो मैं बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाती हूँ, बहुत ज्यादा चीजों की तोड़ फोड़ करती। फिर मैंने कहा जी अपने स्वभाव के बारे में कोई बहुत अच्छी बात बताओ। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब एक चीज मेरे में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मुझे अच्छी लगती है, आई लव ड्रॉइंग, आई लव पेंटिंग, मैं बहुत क्रिएटिव हूँ। अपने घर को मैंने इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बना बना के सजाया हुआ है, और इतना ज्यादा मैं पेंटिंग्स करती हूँ, बहुत सुंदर सुंदर, बहुत सालों से कर रही हूँ। तो जितने भी लोग आर्टिस्टिक होते हैं या जिनको भी पेंटिंग्स या ड्राइंग्स करना पसंद होता है, मैं उनको सिर्फ एक ही मेडिसिन में कंसीडर करती हूँ, यस डॉक्टर चांदनी खन्ना, दिस इज कार्सिनोसिन। अभी तो हमारी रेपर्टरीज में बहुत तरह के आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड में बहुत मेडिसिन, 11 मेडिसिन, आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड, इनएप्ट फॉर, एप्ट फॉर, ये सब में 11 उसमें है, क्रिएटिविटी में, फिर और आर्ट्स के तरीके हैं, प्लास्टिक आर्ट्स है। सो ये नई नई चीजें अभी ऐड हो गई हैं। लेकिन ये 9-10 साल पुराना केस है, तो तब सिर्फ एक ही मेडिसिन हुआ करती थी, कार्सिनोसिन। तो इसी के बेसिस के ऊपर मैंने उनको कार्सिनोसिन दी, एंड 30 की एक डोज दी, अगेन द सेम प्रोसेस। उसके बाद
200 की एक डोज, उसके बाद 100 की एक डोज, फॉलोड बाय सैक्लैक। और इनकी आप रिपोर्ट्स देखिए, पहली बार लेस देन 20 जो चाहिए, दैट वाज 2.80, एकदम कितना कम हुआ। HB वाज 11। आप सोचो कि जब वो मेरे पास आई थी उनका HB 5 ग्राम्स था, और मेरे पास ये सब रिपोर्ट्स पड़ी हैं। और जब सेकेंड टाइम 1 महीने के बाद टेस्ट करवाया, HB वाज 11 एंड TTG वाज 2.80। उसके बाद 5 मंथ्स के बाद दोबारा TTG किया, दैट वाज 0.9, जो कि लेस देन 20 होना चाहिए, और HB वाज 11.9, वो भी बढ़ गया। फिर इनको 1 टाइम स्टार्ट करवाया गया कि खाना स्टार्ट करो 1 टाइम वीट, हफ्ते में 1 बार। उसके फिर 4-5 महीनों के बाद उन्होंने टेस्ट करवाया, खाना खाते खाते इट वाज 0.8, जो कि लेस देन 20 होना चाहिए, 1 भी नहीं है, 0.8, एंड HB 12.1। उसके बाद फिर 6 महीने, इन्होंने भी 2 साल तक ट्रीटमेंट करवाया, और उसके बाद फिर इनका नेक्स्ट TTG था 0.7 और HB 11.3। फिर 2 टाइम्स खाना स्टार्ट हुआ, इस तरह फिर 3 टाइम्स हुआ। ये इन्होंने 15 तक 3 इयर्स मेरे से ट्रीटमेंट करवाया, उसके बाद इनका ट्रीटमेंट बंद हो गया। अभी ये फिर मेरे पास आ रही हैं, इनकी शादी हुई, इनकी बेटी हुई, शादी के टाइम भी इन्होंने TTG करवाया, सारे टेस्ट हुए, इनका बिल्कुल TTG नील आया, बिल्कुल भी नहीं आया। अब इनके बेटी हुई, उन्होंने फिर से अपना टेस्ट करवाया, बेटी का टेस्ट करवाया, किसी को भी वीट एलर्जी या TTG हाई नहीं है। कितने साल हो गए, 15 से इन्होंने मेडिसिन बंद की हुई है, 6 साल हो गए कंप्लीट, और 6 साल से ये बिल्कुल ठीक है। इनकी भी कार्सिनोसिन 1M की जो मेडिसिन रिपीट की गई, तकरीबन 6-7 टाइम्स 2-2 महीने के बाद एक बार रिपीट की गई, और बाकी सारा सैक्लैक चलता रहा। सो दिस इज अ ब्यूटी। जब ये लोग हमारे पास दोबारा आते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, इतने साल हो गए, देन आप सोच नहीं सकते कि हमें कितनी हैप्पीनेस मिलती होगी। अब हम अगला केस करते हैं। किसी को Hello? अभी तक कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस, कोई कुछ पूछना चाहते हो? यस प्रोमिना। एक्सक्यूज मी मैम, 10:23 हो गए हैं, तो क्वेरीज भी आई हुई हैं, मेरे ख्याल से क्वेरीज पिक कर लेनी चाहिए हमको। ठीक है, हम क्वेरीज कर लेते। एक केस बता दूं थोड़ा सा। मैडम रूब्रिक क्या लिया था कार्सिनोसिन में? रूब्रिक प्लीज, रूब्रिक। हाँ जी, रूब्रिक्स बता देती हूँ। वैसे जब कार्सिनोसिन की बात होती है, जहां पे भी ड्राइंग, पेंटिंग, क्रिएटिविटी आती है, वहां मैं कोई रूब्रिक्स नहीं लेती। अदरवाइज पेशेंट बहुत फास्टिडियस है, कार्सिनोसिन बहुत फास्टिडियस होता है। दूसरी बात इन्होंने बोली थी कि वैसे तो मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब आता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कार्सिनोसिन का गुस्सा ऐसा ही होता है, बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है जब उसको गुस्सा आता है। अदरवाइज हमेशा माइल्ड या डोमिनेशन के नीचे पड़ा रहेगा, लेकिन जब एक बार गुस्सा आ गया फिर तो अनकंट्रोलेबल होता है इसका। सो इसलिए मैंने इसमें कोई ऐसे रूब्रिक्स नहीं लिए। आप कभी भी जिसमें ड्राइंग, जिसमें क्रिएटिविटी, जिसमें पेंटिंग्स हो, आप कभी भी कार्सिनोसिन से फेल नहीं हो सकते। ये आजमाई हुई बात है। बहुत बार मैं कार्सिनोसिन के केसेस डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट वेबिनार्स में बताती रहती हूँ। मैम व्हेन टू कंसीडर बेसिलिनम, बेसिलिनम का तो ऐसा अगर रूब्रिक्स होंगे तो बेसिलिनम आएगी। मैंने एक बात बोली है कि हमने हमेशा रूब्रिक्स अप्रोप्रिएट, करेक्ट रूब्रिक्स पिक करने हैं, उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन सेलेक्ट करनी है। हमने कोई थ्योरीज नहीं बनानी कि ये पेशेंट ऐसा होता है। यस, आर्टिस्टिक आर्ट एबिलिटी, इसमें अभी 11 मेडिसिन हैं। जब का ये केस है 10 साल पहले का, तब इसमें एक ही मेडिसिन हुआ करती थी कार्सिनोसिन, और हमने बहुत केसेस में कार्सिनोसिन यूज की। तो अगर बेसिलिनम निकलेगी तो हम बेसिलिनम भी देंगे। हम ऐसे नहीं सोच सकते
हाँ जी, मुझे और क्वेश्चंस, मुझे समझ नहीं आ रहे कि क्वेश्चंस कहाँ पे। मैं आपको अच्छा। बता रही हूँ, मैं आपको दे रही हूँ। इसमें क्वेश्चंस आए हैं। डॉक्टर श्रुति है एक, डॉक्टर श्रुति कुठांगी। If the intestine is not able to absorb minerals, then what is the use of giving iron supplements? If the intestine is not able to absorb minerals, हाँ, वो तो हम then what कहते is हैं the ना, use of giving iron supplements? तो iron हम नहीं supplements देते। हेलो डॉक्टर श्रुति, हम सप्लीमेंट्स नहीं देते, लेकिन एलोपैथी में कुछ इसका ट्रीटमेंट है ही नहीं है, तो फिर उन्होंने तो सप्लीमेंट ही देने हैं ना, आयरन सप्लीमेंट्स। वो कैल्शियम देते हैं, आयरन देते हैं, मल्टीविटामिन देते हैं, उनके पास है ही ये, तो वो देंगे। मैंने आज तक 5 इसका 5 रह गया था HB, कभी किसी केस में फेरम फॉस नहीं दी, फेरमेट नहीं दी, नेवर इन माय लाइफ, कभी भी नहीं। मुझे इतना पता है कि अगर मेरी मेडिसिन वेल सिलेक्टेड है तो वो उसकी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन अपने आप ही आयरन एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगी और बॉडी को अपने आप ही आयरन मिलना शुरू हो जाएगा। मैं हर पेशेंट को कहती हूँ कि सब कुछ छोड़ दो, आज से आपने कोई कैल्शियम नहीं लेना, कोई मल्टीविटामिन नहीं लेने, कोई आयरन नहीं लेना। मैं हर पेशेंट को कहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मेडिसिन ने उसको इंटरनली अपने आप ठीक करना है इन जेंटल वे। सो इसलिए मैं कभी नहीं देती, और हम लोग वैसे भी कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल नहीं करते। हाँ जी प्रॉमिला, नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर SM पटेल बोल रहे हैं, बाजरा खा सकते हैं क्या? बारले, बाजरा ले सकते हैं? बाजरा क्या, बाजरे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वो मैं उनको बोलो कि मुझे पर्सनल उस पे कर दे, तो मैं ढूंढ के उनको बता दूंगी। ठीक है जी, ये ढूंढ के मैं बता दूंगी कि बाजरा, मुझे लगता है कि बाजरा ग्लूटेन फ्री होता है शायद, आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मैं आपको, मिलेट्स हैं, हाँ मिलेट्स में तो आई थिंक ग्लूटेन नहीं होता, लेकिन फिर भी चेक करना पड़ेगा। जैसे मैंने एक बार नेट पे देखा तो कोक में भी ग्लूटेन था, तो चॉकलेट्स में भी ग्लूटेन है। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हमने ये चेक करना है कि उसमें ग्लूटेन है या नहीं है। बाजरे वाला जो क्वेश्चन है वो मैं उनको, डॉक्टर साहब को बोलना कि व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, और मैं, यस डॉक्टर चांदनी सेज बाजरा दिस इज ग्लूटेन फ्री एंड दिस कैन बी टेकन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये सारे सिम्टम्स हो मगर वीट एलर्जी ना हो, तब भी सेम मेडिसिन आएगी? yes, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। विदाउट ग्लूटेन फ्री डाइट द TTG नॉर्मल हो जाता है क्या? विदाउट ग्लूटेन फ्री डाइट, ग्लूटेन फ्री डाइट नहीं दोगे तो TTG नॉर्मल आ जाएगा? ऑफ कोर्स नॉर्मल आ जाएगा जी। नहीं, अगर शुरू में प्रॉब्लम है, ग्लूटेन छोड़ोगे तभी TTG नॉर्मल आएगा। हाँ जी, वही पूछ रहे हैं वो। हाँ, अगर सुनो, अगर हम वीट लेना छोड़ देते हैं, चाहे कोई दवाई ना भी लें, तब भी आपका वीट एलर्जी TTG लेवल लो आएगा, तब भी लो आएगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर हमने वीट ही छोड़ दिया तो हमारा तो लेवल अपने आप ही लो आएगा। फिर मैं कहती हूँ कि जब हमने खाना स्टार्ट करवाना है, जब हमने आपको वीट स्टार्ट करवाना है, आपकी इंटेस्टाइन जिसके विलाय बिल्कुल फ्लैट हो चुके हैं, जिसकी एट्रोफी हो चुकी है, उसको ग्रो होने में 6 महीने लगते हैं, 6 मंथ्स लगते हैं। वही 6 मंथ्स का पीरियड है जिसमें विलाय प्रॉपर ग्रो होंगे और हम दोबारा से वीट खाने के लिए अपनी इंटेस्टाइन को प्रिपेयर करते हैं। चाहे उसका वीट छोड़ने से TTG लेवल नील आएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आता है, लेकिन जब हम स्टार्ट करेंगे 6 महीने के बाद, फिर नील नहीं आएगा अगर उसने इलाज नहीं करवाया। जब भी ये लोग खाएंगे तब इनका लेवल हाई होगा। ओके, डॉक्टर रिदिमा और डॉक्टर ऐश्वर्या, सेम क्वेश्चन है, विच रेपर्टरी यू फॉलो मोस्टली? मैं तो कंप्लीट, कंबाइन एंड मर्फी, ये सब रेपर्टरीज यूज करती हूँ। कई सिम्टम्स मुझे पता है कि कौन कौन से कॉमन सिम्टम्स किस रेपर्टरी में है, कई सिम्टम्स ऐसे हैं जो दूसरी रेपर्टरीज में है ही नहीं। जैसे वीट एलर्जी वाला मैंने
स्पेसिफिकली इसीलिए बताया कि ये सिर्फ एक रेपर्टरी में है, रॉबिन मर्फी में, जिसमें 27 मेडिसिन है। तो ऐसे मैं सभी रेपर्टरीज यूज करती हूँ। कारा सॉफ्टवेयर है, वो बहुत पुराना है, वो भी यूज करती हूँ। रडार है, वो यूज करती हूँ। सो कंप्लीट, कंबाइन, सिंथेसिस, मर्फी, ये रेपर्टरीज में कॉमनली यूज करती हूँ। बहुत सारे डॉक्टर्स के मैसेजेस आ रहे हैं बाजरा को लेकर कि ग्लूटेन फ्री एंड इट हैज हाई प्रोटीन यूज्ड इन राजस्थान मोस्टली। तो हमारे खाते नहीं है ना, इसलिए कभी पूछा भी नहीं, कभी किसी ने कभी ध्यान भी नहीं दिया इस बात पे। एक डॉक्टर चांदनी खन्ना का है, मैम आई हैव अ डाउट, आपकी बुक होम्योपैथी एंड माइंड, यू से टू यूज पोटेंसी इन रिवर्स स्ट्रेंथ, दैट इज 36:3। वो डिसेंडिंग पोटेंसी हम यूज करते हैं, लेकिन मैं वीट एलर्जी के किसी भी केस में डिसेंडिंग पोटेंसी यूज नहीं करती। वो 30 से डॉक्टर हैनीमैन ने ही क्रॉनिक डिजीजेस में लिखा हुआ है, जो हम बार बार अपने ग्रुप्स में भेजते रहते हैं, जो उसकी जो पैराग्राफ है। 30 के बाद हम 6 यूज करते हैं डिसेंडिंग पोटेंसी में, उसके बाद फिर से 200, फिर 1 है। वो उन्हीं के अकॉर्डिंगली है, हमारा कुछ इसमें नहीं है। लेकिन वीट एलर्जी के केसेस में मैं ऐसे नहीं यूज करती, क्योंकि मैंने इसका एक सेट फॉर्मेट बनाया हुआ है, सेट एक तरीका बनाया हुआ है कि मैंने ऐसे ही, और मैं हमेशा यही तरीका आपको सबको बताती। ओके, और फेसबुक पर कुछ हैं क्वेश्चंस आई थिंक? हाँ जी बोलिए। नहीं है, ये टॉपिक के रिगार्डिंग नहीं आया, तो वनीत सिंह हम आपका क्वेश्चंस, आपका सवाल नहीं लेंगे आउट ऑफ द सिलेबस। ओके, तो डॉक्टर अभी क्वेश्चंस सारे हो गए हैं, तो एक केस बताऊं अगर टाइम है, या 10:32 शैल बी क्लोज? 10:32 हो गए हैं। चलो ठीक है, फिर तो टाइम हो गया है। डॉक्टर्स कोई और सवाल हो आपका प्लीज रिगार्डिंग टॉपिक, तो प्लीज कम अप। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे पाकिस्तान में एक डॉक्टर साहब थे, उनकी बेटी को था वीट एलर्जी, तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने मैडम नीलम से बात की, फिर केस दिया, तो वो बच्ची काफी बेटर हो गई है। उसका केस अभी चल रहा है, प्रोसेस में, अंडर प्रोसेस है, लेकिन बहुत उसका वेट इंक्रीज हो गया है, और वो खाना पीना उसका काफी बेहतर, और बहुत अच्छी उसकी एचपी भी रेज हुई है, काफी एक्टिव हो गई है माशाल्लाह वो बच्ची ने। तो जी मैडम आपको तो पता ही है, वो डॉक्टर कामरान हाँ साहब जी है, हाँ जिनकी जी बेटी का- हाँ जी डॉक्टर कामरान की बेटी है। उसकी काफी अदरवाइज बहुत उसकी ग्रोथ में, हर चीज में इम्प्रूवमेंट हुई है, नेचर में इम्प्रूवमेंट हुई है, बहुत सब चीजों में इम्प्रूव। अभी 3-4 महीने हुए हैं उनको स्टार्ट किए हुए, तो शी इज मच बेटर। बिल्कुल ऐसे ही। जी थैंक यू मैम, ये आपकी एक स्पेशलिस्ट ही है जो है ना वीट एलर्जी की। जी थैंक यू। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैम एक चीज पूछनी थी मुझे, जैसे एक पेशेंट 3 मंथ्स की मेडिसिन ली, 3 मंथ्स के बाद टीटीजी उसका 0 पॉइंट समथिंग या 2 के अराउंड आ गया, तो भी हम नेक्स्ट जो 3 मंथ्स हैं उसमें 1 1 डोज 1 मंथ मतलब मंथली रिपीट करेंगे, या मतलब जो हमने लास्ट डोज दिया उसके बाद वेट करेंगे थोड़ा सा? नहीं, मैं डॉक्टर जैन शॉर्टन को फॉलो करती हूँ, वो हर महीने 1 की 1 डोज देते हैं। जो हमारे दूसरे डॉक्टर्स हैं, जैसे डॉक्टर एएस मान है, वो 30 दे के 3 महीने वेट करते रहते हैं, फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं, पेशेंट को फिर से दोबारा प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे लगता है कि हर महीने जब मैं रिपीट करती हूँ, तो उससे एक तो 6 महीने का जो टाइम होता है, उससे इंटेस्टाइन में विलाय प्रॉपर ग्रो कर जाते हैं, और दूसरा जो है कि 1M देने से, बार बार देने से उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, मुझे ये लगता है। और जैन शॉर्टन भी ऐसे करते हैं, वो भी हर मंथ 1M की 1 डोज देते हैं, साथ में सैक्लाइन। तो मुझे लगता है कि देनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि पेशेंट बहुत ठीक है, तो आप 1 मंथ का गैप डाल सकते हैं, पर ये नहीं कि 6-6 महीने तक देनी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे, क्योंकि जिन लोगों ने 6-6 महीने तक नहीं दी, उनके सारे केसेस रिलैप्स होते हैं। सो ये मेरा 15, 16, 17 साल का एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगता है कि देनी चाहिए। तो मैम जैसे सेकेंड साइकिल के बाद टीटीजी अगर हमारा 0 पॉइंट समथिंग या 2 के राउंड भी आ जाता है, तो उस केस में पेशेंट बेटर फील कर रहा है, तो हम उसमें मतलब 1 डोज 1M की देकर उसमें 1 मंथ का गैप दे सकते हैं? जी दे सकते हैं।
ठीक है, मतलब जैसे Yeah. अगर रेगुलरली थर्ड साइकिल के बाद भी टीटीजी लो ही रहता है हाँ। वेट शुरू करने के बाद, तो उसमें फिर हम और गैप बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। मैं किसी केस में मैं हर महीने 1M देती हूँ, किसी में मैं 1 महीने में स्किप भी कर देती हूँ, इस तरह भी होता है। या लेकिन ma'am. ये नहीं कि मैं 6-6 8-8 महीने तक कुछ ना दूं, ऐसा नहीं होता। 2 महीने के बाद दे देती हूँ, वो मुझे लगता है कि देनी पड़ेगी, तभी उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, मुझे ऐसा लगता है। और मैंने केसेस इसी तरह से ठीक किए हैं। मैम, आपके जो केसेस हैं उसमें मैक्सिमम आपने कितने टाइम का गैप दिया है 1M की डोज देने के बाद? मतलब पेशेंट बेटर फील हो रहा है इन ड्यू कोर्स, वो बेटर ही है? मैं वैसे तो हर महीने 1 डोज देती हूँ, लेकिन अगर मुझे बेटर तो बेटर ही रहते हैं, हर केस में ही बेटर रहता है, तो मैं 2 महीने के बाद दे देती हूँ, 6-6 महीने का गैप नहीं। जैसे हर महीने में 1 डोज 1M देती हूँ। सपोज करो मुझे लगता है कि ज्यादा पेशेंट काफी ठीक चल रहा है, तो 1 महीने का गैप डाल दो, लेकिन प्लेसिबो साइक्लैक साथ में चलता जाएगा। जी, हाँ जी, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके, एनी हाँ, अदर क्वेश्चंस? One डॉक्टर question. सेन का Ma'am, है। Ma'am, I'm how to decide 4 in a years old and I have wheat allergy. Should I take medicine according my mental symptoms? हाँ जी जी, आप ले सकते हो। या डॉक्टर है? डॉक्टर तपस सेन, 74 years। हाँ मैम, हेलो। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ सर, हम कुछ ईयर से है, हमारे वाइफ को भी आपको देखा है, हम डॉक्टर आपके जीएमटी का ग्रुप का मेंबर है सर। हाँ जी मैडम। हाँ जी डॉक्टर। तो हमारा ये बात है कि हमको तो बहुत दिन से हम तो घूमता है इंडिया का ही हुआ, लेकिन एक प्रॉब्लम होता है, वो व्हीट का कोई चीज हम ना खा नहीं सकता, आज नहीं, वो तो हमारा एकदम बचपन से ऐसा होता है, तो इसी तो मुश्किल आपने होता है। आपने टीटीजी करवाया कभी अपना? नहीं अभी तक किया नहीं। हाँ, बस वही ना, करवाना चाहिए। पहले टीटीजी चेक करवाइए कि व्हीट एलर्जी है, ग्लूटेन एलर्जी है, क्या है, उसके बाद ही आपको दवाई दे सकते हैं। ओके मैडम, ठीक है, या ठीक है, थैंक यू। या मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। मैम एक डाउट है। बोलो जी। मैम जैसे आप 8 एबिलिटी के लिए कार्सिनोसिन ले लेते हो, अब आप कह रहे हो कि वो नीचे, जैसे हम उसमें इसमें सिंथेसिस में पढ़ रहे कि और डिफरेंशिएशंस बहुत है, उसको कंसिडर करना चाहिए या फिर जो आपका कौन सी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक्स की है, जैसे प्लास्टिक्स की है, ये और तो ऐसे अभी ऐड, मैंने प्लास्टिक वाली कोई ना, मुझे कोई पेशेंट ऐसा मिला जो प्लास्टिक एबिलिटी वाला है ना, मैंने ये यूज की। और इसमें चाइना है, सल्फर है, ये भी मेडिसिन अब ऐड हुई है। मुझे कभी भी कोई पेशेंट ऐसा मिला ही नहीं है कि मैं उसको चाइना दूं या सल्फर दूं, मुझे इस चीज का बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं बहुत सालों से कार्सिनोसिन यूज करती आ रही हूँ, और क्योंकि मुझे पता है कि कार्सिनोसिन किस तरह का होता है, उसमें वो फास्टिडियसनेस होनी चाहिए, उसकी वो और भी जो चीजें हैं वो भी होनी चाहिए तब। हाँ, मतलब उसकी वो बाकी वो जो आप जैसे बोलते हो कि कंफर्मेटरीज भी होने चाहिए, सिर्फ 8 बाकी एबिलिटी। हाँ, बाकी भी कुछ कंफर्मेटरी होने चाहिए या। लेकिन अगर कई बार मैंने देखा, अगर नहीं भी है तो भी अकेली 8 एबिलिटी पे कार्सिनोसिन 100% एक्ट करती है। लेकिन ये क्योंकि नोसोड है, तो मैं इसको बहुत ध्यान से यूज करती हूँ कि इसकी 1 डोज दे के कहीं मैं ज्यादा ना यूज करूं, तो मैं इसकी 1 डोज दे के फिर वेट करती हूँ। आम पेशेंट्स में अगर व्हीट एलर्जी का नहीं भी है, दूसरी पेशेंट्स है, तो भी मैं वेट करती हूँ। एक बार एक मेरे पास ऐसा ही, जस्ट वैसे ही बता रही हूँ 2 मिनट में, एक ऐसे मैं बताती हूँ कि एक पेशेंट के आर्मपिट में इतना बड़ा लंप था पिछले 25 साल से, और वो केस हिस्ट्री बताता गया बताते जब मैं अपने लैपटॉप पे उसका सिम्टम्स कर रही थी, तो उसने बोला कि डॉक्टर साहब मैं तो बहुत अच्छी पेंटिंग्स करता हूँ। मैंने कहा जी अच्छा, तो कहते मैं दिखाऊं? मैंने कहा हाँ जी दिखाओ। उसने अपने मोबाइल में जो मुझे पेंटिंग्स दिखाई, एक के बाद एक, मैंने तो अपना केस वहां पर ही बंद करके उसको पहले कार्सिनोसिन, मेरे पास तब 230 नहीं थी, 200 थी, मेरी यूनिट की बात है। ये मैम आपने बताया हुआ है केस। हाँ, तो मैंने 200 की 1 डोज दी। जब वो अगली बार 15 दिन के बाद आए, उनका वो जो एक्जिला में इतना बड़ा लंप था सिर्फ 5% रह गया, 95% ठीक हो गया। पिछले 25 साल से था वो। मतलब अभी भी एबिलिटी पे आप कहते हो आंख बंद करके दे देनी चाहिए। मैं तो एक बार तो मैं जरूर दे देती हूँ, 8 एबिलिटी पे आंख बंद करके देके देखो एक बार। लेकिन 8 एबिलिटी ऐसी होनी चाहिए
कि जो शुरू से पेंटिंग्स करता आ रहा है, जिसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, इस तरह से। तो मैम Yeah. सिर्फ उसमें सिर्फ ड्राइंग्स को ले रहे हैं, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट, कई लोग क्राफ्ट में भी बहुत अच्छे होते हैं, क्राफ्ट, यस, दोनों लेके चलते हैं ना। हाँ, सब कुछ। क्योंकि एक बार मेरे पास एक पेशेंट आए थे, जो मैंने अभी वो बताना था, चलो अब टाइम नहीं है। वो कहते थे कि लड़की को बाहर से कोई पत्थर भी मिल जाता है, तो उसपे भी वो उसको करके उसके ऊपर डिजाइन बनाती है, इस तरह। हाँ, ये बताया आपने बताया। या ठीक है। तो इस तरह से हम आंख बंद करके देखो एक बार। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके भाई। One more question from Dr. Ridhima. हाँ जी। When to go for TTD and when for IgA? रिधिमा सिम्टम्स के ऊपर बेटा डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिधिमा हमारा आगे। जो हम देते हैं टीटीजी और आईजीए दोनों सेम है। आईजीजी, आईजीएम ये डिफरेंट है। हम सिर्फ एक ही टेस्ट पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, टीटीजी, जो स्पेसिफिकली ग्लूटेन के लिए होता है। या नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम रिधिमा। मैम, मोस्टली वी रीड दैट NSAIDs should be given in hypertensive. In your second case, you shared that you gave carcinosin 30 in first month, then 200, then 1 m. Can we give carcinosin? सुनो, चाहे नोसोड हो, चाहे कोई एक्यूट मेडिसिन है, चाहे क्रॉनिक मेडिसिन है, हम हर केस को 30 पोटेंसी से स्टार्ट करते हैं। ये मैं अपने हर लेक्चर में बताती हूँ। पहले हम 30 देंगे, उसके बाद 6 देंगे, उसके बाद 200 देंगे, उसके बाद 1 m देंगे। हम कोई भी नोसोड ट्यूबरकुलिनम देते हैं 30, 200, 1 m। हर केस को हम 30 के साथ स्टार्ट करते हैं। हमने वो सब नोशंस, वो जो सब प्रेजुडिसेस हमारे मन में थे, ये शॉर्ट एक्टिंग है, ये लॉन्ग एक्टिंग है, ये इतने दिन के बाद रिपीट करनी है, हमने वो सब कुछ छोड़ दिया है। हमारी एसोसिएशन पिछले 20 साल से इसी पैटर्न को फॉलो करती है कि पहले हम 30 पोटेंसी देते हैं, उसके बाद 200, उसके बाद 1 m, या 30 के बाद 6, फिर 200, फिर 1 m। सो ये एक ऐसे कोई इंटरकरेंट मेडिसिन नहीं, कोई मियाजमेटिक कुछ नहीं कंसिडर करते, क्योंकि हम ऐसे। मैम विटिलिगो में भी 30 से शुरू करना है? हाँ जी, बिल्कुल। इन एवरी केस विटिलिगो में तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, उसमें तो हम जल्दी रिपीट भी नहीं करते, उसमें भी हम ऐसे करते हैं। हर केस में हम वी स्टार्ट एवरी केस विद 30 पोटेंसी। ओके मैम। सो आई थिंक क्वेश्चंस आर ओवर, डॉक्टर प्रमिला। हाँ जी। सो शैल वी क्लोज नाउ? बचपन में आर्टिस्टिक सा अब नहीं हो। अच्छा जी, एक डॉक्टर यासिर है, इज आस्किंग, कोई शख्स बचपन में आर्टिस्टिक था पर नहीं, अब होना चाहिए, अब भी होना चाहिए। क्या होगा उसका? क्योंकि हम प्रेजेंट लेते हैं ना हमेशा, अब भी होना चाहिए। नहीं कि मैं तब म्यूजिक बहुत सुनता था, आज मुझे ये प्रॉब्लम है, तो तब का म्यूजिक थोड़ी लेंगे, तब की बात थोड़ी लेंगे, हम आज की बात लेंगे जो हमारा प्रेजेंट है। ये म्यूट पे आ जा। हेलो। हाँ जी, मैं डॉक्टर एस के पांडे बोल रहा हूँ। जी कुमार पांडे। जी बोलिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मैडम आपने बताया ना कि जैसे हमने पोटेंसी दी तो हम तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि एक्शन एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। सर कैसे पता चलेगा कि एक्शन एब्जॉर्ब हो गया? नहीं, एग्जॉस्ट। हाँ, एग्जॉस्ट हो गया। कब तक पता चलेगा कि एक्शन एग्जॉस्ट हो गया? नहीं कर, जैसे मरीज मान लो कहता जा रहा है कि फायदा हमें लगातार होता जा रहा है, और जब आपको पता है कि अब थोड़ा सा कुछ कम हो रहा है या ठिठक सा गया, देन आई रिपीट। ओके, तो जब ठीक है। एक तरफ आपकी तरफ से एक बात आई है, और वो मैं उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा ना इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए 1 m डोज आप अप्लाई करती हैं, तो क्या मतलब इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ। सर मैं यही बोलती हूँ कि जो लोग इस चीज की वेट करते हैं कि मैंने 1 m दे दिया, 6 महीने तक वेट करूं, अब देखते रहे कि कब तक वो वीट एलर्जी में जब उसने वीट ही बंद कर दी, उसके कोई सिम्टम्स ही नहीं होते। हाँ, उसके कोई सिम्टम, हमारे पास कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। तो डॉक्टर मान हमेशा इसी तरह करते हैं कि जब तक पेशेंट बोल रहा है कि ठीक है, उन्होंने सेटलैक देते रहते हैं, और उन्होंने वीट एलर्जी के बहुत सारे केसेस स्टार्ट किए, लेकिन किसी में भी सक्सेस नहीं मिली। अच्छा, क्यों नहीं मिली? क्योंकि उन्होंने बस एक डोज देके 6 महीने तक कोई दवाई नहीं दी, मुड़ के फिर एक डोज दे दी, फिर 6 महीने तक कोई दवाई नहीं दी। अब हम ये थोड़ी वेट करेंगे
पेशेंट के दोबारा से सारे वो सिम्टम्स आए, फिर दोबारा से उसकी एग्रीवेशन हो, फिर दोबारा से उसका पेट खराब हो, उसको लूज मोशन लगे, हम इस बात की वेट नहीं करेंगे। वैसे हमने 1 महीने में रिपीट करना चाहिए फिर उस पोटेंसी को, या डॉक्टर जैन शॉल्टन, मैंने बोला कि मैं डॉक्टर जैन शॉल्टन को फॉलो करती हूँ, तो वो हर महीने 1 ml की 1 डोज रिपीट करते हैं, वही मैं पैटर्न फॉलो करती हूँ, उसी हिसाब से ही मेरे सैकड़ों केसेस ठीक हुए हैं। ये वीट एलर्जी के मामले में स्पेशल है या हाँ, किसी भी? अकेला वीट एलर्जी, ये मेरा पैटर्न सिर्फ वीट एलर्जी का है, बाकी केसेस में नहीं। जी मैं यही घुटने में दर्द है तो वो बियर कर सकता है, लेकिन अगर किसी का पेट वीट एलर्जी दोबारा हो गई, उससे फिर पेट खराब हो गया, तो हमारे पास क्या और कुछ रह जाता देखने के लिए? कुछ भी नहीं। फिर कितनी देर उसको फिर से वीट बंद करके रखे? हाँ, तो मतलब इसलिए मैं मैनेजमेंट पार्ट जो मेरा अपना बनाया हुआ है उस पे मैं ज्यादा ध्यान देती हूँ, और उस पे मैं ज्यादा उस पे करती हूँ कि मैनेजमेंट पार्ट बहुत ज्यादा ठीक होना जरूरी है। बाकी केसेस में हम कर सकते हैं, यहाँ तो कोई सिम्टम ही नहीं है। जी बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात बताई। और आपसे एक रिक्वेस्ट है मैडम जी, आपने टॉपिक पे आप लोग बीच में ये डिस्कशन लगातार ऐसी जारी रखें होम्योपैथी के कल्याण के लिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल हम जारी रखते हैं, हमारे और भी जगह पे वेबिनार्स चलते रहते हैं, आप हमारे ग्रुप्स के साथ शायद जुड़े हुए हैं। हाँ जुड़ा हुआ हूँ मैं, आपकी वजह से आपको रिक्वेस्ट किया था, आपने लिंक दिया था, उससे जुड़ा हूँ मैं। जी और जी मैं जी प्रमिला जी को भी, आपको जी, मान सर को भी, और काफी लोग करता रहता हूँ और बहुत अच्छा। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। आई थिंक टाइम काफी हो गया, 10:47। ठीक है जी, ओके डॉक्टर प्रमिला, अभी हम क्लोज करते हैं सेशन। जी, मैं कुछ सीनियर्स के नाम लेना चाहूंगी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनीता, डॉक्टर अमजद पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मनदीप कनाडा से। मैम, बंडल ऑफ थैंक्स। हमारे टीम मेंबर भी हैं, मनदीप हमारे पेज को अपडेट कर रही हैं रेगुलरली, डेली। इसके अलावा डॉक्टर सुषमा, डॉक्टर तपस, काफी डॉक्टर्स हैं हमारे साथ, डॉक्टर विनोद सांगवान, डॉक्टर अमान, डॉक्टर मोहम्मद अमजद, हमारे साथ काफी बहुत सारे मेरे पुराने दोस्त हैं और कुछ न्यू फ्रेंड्स, डॉक्टर आलम बख्शी जी, अंजुम, काफी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं जो हमारे साथ आज जुड़े हैं। थैंक यू आप लोगों ने टाइम निकाला। और मैं अपनी टीम की तरफ से सबको एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर विश करती हूँ। हमारे डेयर के जो पैटर्न है डॉक्टर रविंदर कोचर, मेरी तरफ से डॉक्टर नीलम, डॉक्टर योगेश, डॉक्टर मनीष, डॉक्टर मनदीप जोत, सबकी तरफ से आप सबको बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर की विशेस। खुश रहिए, आबाद रहिए। और हमारे जो प्रोग्राम्स को हमेशा ऑपरेट करते हैं डॉक्टर संजय सोलंकी, थैंक यू संजय, आप बहुत हेल्प करते हो हमको। थैंक यू जी। और बहुत लोगों की हमें आ भी रही है, मैसेजेस आ रहे हैं कि प्रोग्राम्स को कंटिन्यू कीजिए। डेफिनेटली हम कंटिन्यू करेंगे, हमारी कोशिश रहेगी हम बाकी मेंटर्स को भी लेके आए। और आप में से भी अगर कोई चाहता है हमारे साथ जुड़ना लाइव, सैटरडे हमारा एक सेशंस की हमने शुरू करी है, एवरी सैटरडे हम एक लाइव सेशन देंगे। ऊपर करना, उसके लिए भी कोई जुड़ना चाहता हो तो प्लीज आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ ओवर टू डॉक्टर योगेश। योगेश, आप हो यहाँ पे? हाँ जी, यहीं पर हूँ मैं तो। अच्छा जी, थैंक यू। हमेशा की तरह ब्यूटीफुल सेशन मैम। और मेरी मैम भी साथ सुन रही थी। ओह वाओ, थैंक यू। सुन तो रही है, वो साथ में कह रही थी जो पहली लेडीज क्या बात करेंगे ना, मैम कितने सुंदर है। अरे वाह, नीतू भी सुंदर है भाई। हाँ जी, मैं क्या तो हजे लाइव नहीं देखा है तो होर लाल दिखते हैं। मैम ब्यूटीफुल सेशन मैम, रियली। और ये जो छोटी छोटी टिप्स होती हैं, जैसे अभी आप बता रहे थे पोटेंसी का, ये प्रैक्टिकल होती है मैम। और ये जो न्यू कमर्स होते हैं उनको कितना हेल्प करेगी और ये करती है मैं बता नहीं सकता मैम।
Yeah. और many times कितने फिजिशियन शेयर ही नहीं करते हैं और जी। ऐसे ही चले जाती है। सो नाइस कि आप शेयर करते हैं, बताते हैं हम सबको। हम इसको यूज करेंगे और आपको फीडबैक भी देंगे मैम सब। Yeah, thank you. Thank you. No, मैम, थैंक यू। थैंक्स एवरीबॉडी। थैंक यू मैम, बहुत नाइस सेशन था आज का भी। Okay then. Thank you everyone. Bye bye. Thank you. Bye bye. Happy New Year. Yeah.